हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता के अधिकार का अध्ययन किया था। आज हमारा दूसरा टॉपिक है और वो है स्वतंत्रता का अधिकार। मित्रों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग लाइव क्लास हमसे पढ़ना चाहते हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आइए हम आज का टॉपिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों के अंतर्गत हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसका उल्लेख आज हम लोग करेंगे। ध्यान रखें, इस स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के अंतर्गत किया गया है। मित्रों, बहुत अच्छी बात है, ये जीवन में सारी चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी मौलिक अधिकारों के जानकारी के अभाव में हम लोग कहीं ना कहीं कानूनी रूप से थोड़ा सा अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन यदि आपको अपना फंडामेंटल राइट्स पता है तो आप शोषण के शिकार नहीं हो सकते, ये मेरा दावा है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 19 क्या कहता है। ध्यान दिया जाएगा, अनुच्छेद 19 को दो भागों में बांटा गया। पहला अनुच्छेद 19 का 1 और दूसरा अनुच्छेद 19 का 2। तो अनुच्छेद 19 का 1 का ए कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 1 का ए कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना। तो हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कुछ लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कुछ कहने के लिए स्वतंत्र हैं। ध्यान दिया जाए, आप स्वतंत्र जरूर हैं, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता यदि आपकी स्वतंत्रता के कारण बाधित होती है तो अनुच्छेद 19 का 2 कहता है कि इसे फिर सीमित किया जाएगा। अर्थात आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कहिए, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता उससे बाधित न हो, ये ध्यान रखिए। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आप कुछ भी बोलेंगे, आप नारेबाजी करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप समाचार पत्र में लिखते हैं, तो ये सब क्या है? समाचार पत्र और सूचना का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 19(1) के ए के तहत रखा गया है। मित्रों, अनुच्छेद 19(1) का बी क्या कहता है? शांतिपूर्ण बिना हथियार के किसी भी सम्मेलन में आपको जाने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। आप हथियार लेकर किसी बैठक में यदि जा रहे हैं तो ये नहीं कर सकते, आपको पहले ही पुलिस रोक देगी। तो बी कहता है कि शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सी कहता है कि आप कोई भी संघ, संगठन, पार्टी, दल, समिति कुछ भी बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, और इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या अपना दल हो, या आम आदमी पार्टी, तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां या कोई संघ बनाया गया जैसे आरएसएस है, इस तरह के जितने भी संघ हैं वो बनाने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। अगला है डी, आप स्वतंत्र हैं भारत के किसी भी भाग में आने जाने के बिना रुकावट के। अब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हम तो साहब स्वतंत्र हैं और बिना टिकट लिए ट्रेन पर बैठ गए, टीटी आया, आपसे पूछा टिकट, तो आप कहे देखो मेरा मौलिक अधिकार है, हमारे मार्ग में बाधा नहीं। आप टिकट लेकर
उचित टिकट लेकर आप यात्रा करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। अर्थात भारत के किसी भी भाग में आने जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से नहीं, कानूनी तरीके से। अगला है ई, भारत के किसी भी भाग में रहने बस जाने की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। ध्यान दिया जाए, जो 370 हटा है, अनुच्छेद 370, उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि भारत के अन्य राज्यों के लोग वहां जाकर बस तो सकते थे, रह सकते थे, लेकिन ध्यान दिया जाए वो अपने नाम से जमीन नहीं खरीद सकते थे। यही कारण है कि 370 जैसे अनुच्छेद को हटा दिया गया, तो आप वहां जाके जमीन खरीदिए, अपना मकान बनाइए। अर्थात भारत के किसी भी भाग में आपको रहने और बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। मित्रों, अगला है ई के बाद यह, और यह क्या था? यह था संपत्ति धारण करने, अर्जन करने और व्ययन करने का अधिकार। लेकिन ध्यान दिया जाए, जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, तो संपत्ति के मूल अधिकार को निकालकर संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300A में एक विधिक अधिकार एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। इसलिए जब संपत्ति के मूल के अधिकार को हटाया गया, तो फिर यह क्या हो गया? यहां से यह भी 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में निश्चित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब बचा जी, तो जी कहता है कि आप अपनी उपजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यापार, कोई भी वृत्ति अपना सकते हैं। लेकिन मित्रों, यदि कोई कहे कि हम व्यापार अपना जीविका चलाने के लिए चोरी करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, चोरी क्या है? गैर कानूनी है। आप दूसरे का धन चुराते हैं। आप कहेंगे साहब हम इतने मेहनत से 3 मंजिले मकान पर पीछे से चढ़े, जाके जैसे तिजोरी खोले और तिजोरी खोल के सामान लूट के जैसे हम नीचे आए, पुलिस पकड़ ली, ये तो मेरा उपजीविका कमाने का साधन है, ये तो गलत हो। हम बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये गैर कानूनी है। आप उपजीविका कमाइए, आप सब्जी की दुकान लगाइए, आप कोचिंग पढ़ाइए, आप सरकारी नौकरी करिए, ये सारी चीजें आपको अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। यही है अनुच्छेद 19, क्या? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन ध्यान दिया जाए, जितनी भी स्वतंत्रताएं 19 में दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्या है? असीमित है। वह असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19 का तो आवश्यकता के अनुसार उस पर क्या करेगा? सीमांकन करेगा। जरूरत पड़ेगा तो उसे कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। अगला ये अनुच्छेद 20। मित्रों, अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हम लोगों ने पढ़ा। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अर्थात आपने यदि अपराध किया है, ध्यान दिया जाए, तो ऐसा नहीं कि अपराध किया है तो आपको संरक्षण नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद 20 कहता है कि किस प्रकार का संरक्षण आपको मिलेगा, वो ध्यान दिया जाए। तो 20 के तहत पहला है ए, कि कानून, यदि आपने किसी कानून का उल्लंघन किया, ध्यान दिया जाए, यदि आपने किसी कानून का, विधि का, लॉ का उल्लंघन किया है, तब तो पुलिस आपको पकड़ेगी। और यदि आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती है। और दूसरा कहता है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दिया जाएगा, दंड न्यायालय के द्वारा नहीं दिया जाएगा, और उस अपराध में जितना भी दंड का व्यवस्था किया गया है, उससे अधिक दंड भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, कम दिया जा सकता है, लेकिन अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल चोरी में
आपको 6 महीने का कारावास है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मोबाइल चोरी किया तो उसे 2 साल की सजा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा। एक उदाहरण देके मैं अपने बच्चों को समझाता हूं। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी अंधा कानून, जिसमें अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी, अमिताभ बच्चन अभिनेता के रूप में है और अमरीश पुरी एक क्या है, खलनायक हैं। तो वो उसमें होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि अमरीश पुरी अमिताभ बच्चन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारी हत्या अमिताभ बच्चन ने किया, जबकि अमरीश पुरी जिंदा रहते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन के ऊपर यह आरोप वकीलों के द्वारा गवाही दिलाकर, झूठी गवाही दिलाकर और अमिताभ बच्चन को आजीवन कारावास दे दी जाती है। जब आजीवन कारावास दिया जाता है, अमिताभ बच्चन न्यायालय में लाख चिल्लाते हैं कि साहब हमने हत्या नहीं की, लेकिन चूंकि जज साहब को गवाह मिल गया इसलिए उन्होंने निर्णय सुना दिया। 20 साल, ध्यान दिया जाए, आजीवन कारावास 2003 से पहले 20 साल का होता था और कारावास में दिन और रात दोनों जोड़ा जाता है। इसलिए जब अमिताभ बच्चन अपना आजीवन कारावास भुगत कर बाहर आए, तब उन्होंने मन में ठाना कि जिसको हमने मारा ही नहीं वो जिंदा है, उसके लिए मैं अपराधी हो गया, सजा भुगत लिया आजीवन कारावास का। तो अमिताभ बच्चन उसी न्यायालय में, उसी जज के सामने अमरीश पुरी की हत्या करते हैं और जैसे ही अमरीश पुरी की हत्या होती है, जज साहब क्या कहते हैं कि तुरंत इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं, माय लॉर्ड, ये भारतीय संविधान या आईपीसी के किस एक्ट में लिखा है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा मुझे दिया जा रहा है? जज साहब कहते हैं, मतलब मैंने समझा नहीं। कहा साहब, आज के 20 वर्ष पहले थोड़ा याद करिए, इसी व्यक्ति के हत्या के आरोप में मुझे आजीवन कारावास दिया गया था। जैसे ही जज साहब देखते हैं अपनी डायरी में और ये बात सही है, तुरंत बाइज्जत बरी करने का आदेश देते हैं अमिताभ बच्चन को। तो इसका मतलब क्या कि एक ही अपराध में 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अगला ध्यान दिया जाए, सी कहता है इसका कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, मतलब अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे ध्यान दिया जाए, पुलिस क्या करती है, पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद थाने में आपको टार्चर करती है, मारती है, पीटती है और मार पीट के डर के कारण आपसे लिखवा लेती है इस पर लिखो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। आप लिखते हैं कि मैं फला सना फला अपने होशो हवास में फला व्यक्ति की हत्या कर दिया, जबकि आपने किया नहीं है। लेकिन पुलिस के मार के डर से दरोगा जी लाठी लेकर मारते हैं, मार के डर से आप लिख देते हैं कि चलो कम से कम मार तो नहीं खाएंगे। जब आप लिख देते हैं, दरोगा जी उसी को एविडेंस बनाकर उसी को क्या बनाते हैं, साक्ष्य बनाते हैं और फिर न्यायपालिका में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ध्यान दिया जाए, जब आप न्यायालय में जाते हैं तो आपका भी वकील होता है, आपका भी अधिवक्ता होता है, आपसे पूछता है कि मिस्टर आपने क्या वाकई में हत्या की है? आप रोने लगते हैं, नहीं साहब मैंने हत्या नहीं की है। तो फिर आपने इसे लिखा क्यों? आप कहते हैं कि साहब दरोगा जी इतना मार रहे थे कि डर के मारे मैंने सिग्नेचर कर दिया, लिख दिया। कहा कोई बात नहीं, आपने हत्या नहीं किया। आपसे जब जज साहब पूछेंगे, न्यायाधीश महोदय पूछेंगे कि क्या तुमने हत्या किया है, तो आप स्पष्ट बताइएगा कि साहब बिल्कुल मैंने हत्या नहीं किया है, दरोगा जी ने मुझे टार्चर किया, डर के कारण मैं इस पे सिग्नेचर किया, बाकी राइटिंग दरोगा जी ने खुद लिखवाया है। और आप दिखाइए कि साहब ये देखिए पीठ की दशा हमारी, क्या शरीर की दशा देखिए। तुरंत जज साहब क्या करते हैं, जैसे व्यक्ति न्यायपालिका में पहुंचता है, जज साहब पूछते हैं, अपराधी कहता है कि साहब मैंने तो आज तक कोई हत्या ही नहीं की और ये तो षड्यंत्र है, दरोगा जी इतना मार रहे थे कि हमने डर से सिग्नेचर कर दिया, साहब मैंने हत्या नहीं की है। इसका मतलब
वह जो लिखा है, सिग्नेचर किया है, वो स्वयं के खिलाफ गवाही दिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पुलिस के द्वारा ली गई गवाही न्यायपालिका में मान्य नहीं होती यदि तथ्य झूठे हो तो। ध्यान दिया जाए और तुरंत उसे जज साहब फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं और दरोगा जी कहते हैं कि खबरदार वर्दी का अपना ख्याल रखिए, नहीं तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के और आपको अंदर कर दिया जाएगा, सारी हेगड़ी आपकी वर्दी की निकल जाएगी। इसलिए मौलिक अधिकार अति आवश्यक है और विशेषकर स्वतंत्रता का अधिकार को आम जनता को जरूर जानना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। मित्रों, ये था अनुच्छेद 20। ध्यान दिया जाए, जब लाइव क्लास आऊंगा आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो निश्चित इसमें बहुत सी चीजें और हैं जिसे मैं आपको बताऊंगा और वहां पर बहुत ठीक से हम लोग ऑफलाइन की तरह एक एक चीज पढ़ेंगे, मजा आएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम लाइव आ सके और आपको जो भी आपकी समस्या हो उस समस्या को हम क्या कर सकें, समाधान कर सके। आइए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और देही की स्वतंत्रता। प्राण मतलब होता है, आप जानते हैं, जीवात्मा जो मेरे शरीर के अंदर निवास करती है, यानी जो मैं सांस लेता हूं, ये हमारा प्राण है। और देही का मतलब ये शरीर, ये देह। तो प्राण और देही की स्वतंत्रता अर्थात हमारे जो ये जीवात्मा है इसकी भी स्वतंत्रता की जरूरत है और हमारी जो शरीर है इसको भी स्वतंत्रता चाहिए। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया। ध्यान दिया जाए तो पहला अनुच्छेद 21 के तहत पहला है कि आश्रय पाने की स्वतंत्रता। यदि कोई व्यक्ति निराश्रय है अर्थात उसके पास कोई आश्रय नहीं है, जैसे आज वर्तमान में ध्यान दिया जाए लॉकडाउन के दौरान बहुत ऐसे मजदूर, बहुत ऐसे लोग निराश्रय हो गए, उनके पास कोई आश्रय नहीं है, तो ध्यान दिया जाए सरकारें क्या कर रही हैं, आश्रय दे रही हैं। अब उसमें एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने हमारे अधिकारी वर्ग देखेंगे, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, प्रशासनिक वर्गों को हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मानवता का प्रमाण दीजिए। इस समय जितना भी हो सके उतना आप मानव के कल्याण के लिए कार्य कीजिए। सरकारें जो भी जितनी सक्षम है उतना कार्य कर रही हैं, लेकिन फिर भी तमाम एक्सीडेंट, तमाम भूख से तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं, कितनी दुखद बात है। लेकिन खैर इस कोरोना के महामारी में क्या किया जा सकता है, गर्मी अपने चरमोत्कर्ष पर है। कहां हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से मजदूर बिहार और यूपी जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। लोगों को हम लोग भी इस प्रयागराज की धरातल पर देखते हैं, जितना हो सकता है उतना योगदान, श्रमदान किया जाता है, लेकिन कितना किया जाए। इसलिए मुझे प्रशासनिक वर्ग के अधिकारियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक मानव के कल्याण में योगदान दीजिए और यही मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 के तहत हम लोग पढ़ रहे थे कि आश्रय पाने का अधिकार। यदि किसी के पास आश्रय नहीं है तो सरकार उसे आश्रय देगी। इसीलिए तमाम वृद्धा आश्रम आप देखते होंगे, विधवा आश्रम देखते होंगे, बाल श्रम आश्रम देखते होंगे, बच्चों के लिए आश्रम देखते होंगे। ये सारा आश्रम खोला गया है ताकि उनको क्या, उनको आश्रय दिया जाए। दूसरा है एकांतता का अधिकार, अर्थात कोई व्यक्ति एकांत चाहता है तो ध्यान दिया जाए, अभी एक संगीतकार जिनका नाम है सोनू निगम, आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने एक केस फाइल किया था कि अजान के कारण, जो 5 वक्त का अजान होता है, नमाज अदा लोग करते हैं,
तो उन्होंने, क्योंकि मुंबई में वो रहते हैं और जहां पर भी रहते होंगे अगल बगल मस्जिद होगी, खैर वहां पर ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट में इसको अपील किया कि 5 वक्त का जो अजान पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ा जाता है, इससे कोलाहल होता है और इस कोलाहल के कारण हमारी नींद टूट जाती है और नींद पूरी नहीं हो पाने के कारण हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ध्यान दिया जाए, अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है? प्राण और देही की स्वतंत्रता, अर्थात इससे हमारे प्राण को खतरा है, इसलिए कोलाहल न किया जाए। और ध्यान दीजिएगा, अभी हाईकोर्ट ने ये निर्णय सुनाया था कि जिस मस्जिद और मंदिर के पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, यहां तक कि डीजे जो लोग बजाते हैं शादी विवाहों में, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था कि एक लिमिट तय की गई थी कि इतने डेसिबल से अधिक आवाज शोरगुल नहीं होना चाहिए। तो खैर ये क्या है? प्राण और देही की स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात एकांतता का अधिकार, एकांत में रहने का अधिकार, ये आपको मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। अगला है स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध पेयजल का अधिकार। ध्यान दिया जाए, यदि हमारा शरीर शुद्ध पर्यावरण नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि हम तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। यदि हमें शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा तो तमाम तरह की आंतरिक बीमारियां हो जाएंगी। शुद्ध जल न मिलने के कारण लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी में तमाम तरह की पथरियां बन जाती हैं। इस तरह से शुद्ध पेयजल भी देना ये क्या है? मानव का अधिकार है और उसे शुद्ध पेयजल देना चाहिए। तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगला है न्यायालयों में मामलों को तेजी से सुनवाई का अधिकार। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं, कोई भी न्याय जब देर से मिले तो न्याय अन्याय हो जाता है। ध्यान दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर किया, आपको मारा, आप मुकदमा कर दिए और मुकदमा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 यानी लगातार कई सालों तक चलता रहा और वो व्यक्ति लगातार आके आपके सामने कहता रहा, क्यों बे, क्या कर लिया तू? अब सोचिए, जैसे ही आप उसको देखते हैं आप घबरा सा जाते हैं, आपके अंदर एक हलचल सी पैदा होती, इसका मतलब आप डर जाते हैं और कहता है अभी तो कुछ नहीं और देखो आगे क्या करता हूं। तो यदि उस व्यक्ति ने आपको टॉर्चर किया, माना कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे 6 महीने की सजा दे दी जाए, तो फिर क्या होगा? तत्काल जो निर्णय मिला उससे आपको राहत मिलेगी और वह अपराधी फिर अगला अपराध करने से 100 बार सोचेगा। इसलिए यदि न्यायालयों में मामले लंबित होते हैं, कई वर्षों तक चलते हैं, तो निश्चित है जिस व्यक्ति के पक्ष में न्याय मिलना होता है वो तिल तिल तड़पता रहता है। इसलिए निश्चित है कि प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। यही कारण है कि न्यायालयों में मामलों को तेजी से सुनवाई का अधिकार दिया गया है कि जितनी तेजी से आप निर्णय देंगे उतना ही मानव के हित में हो। अगला है मित्रों, ध्यान दिया जाए तो इस तरह से हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये तमाम तरह के अधिकार आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 21 में। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है, पुलिस आती है, पकड़ती है, तो ध्यान दिया जाए हथकड़ी जब लगाती है तो ये हाथ दोनों बंध जाते हैं और हाथ जब बंध जाते हैं तो ये हाथ आपका शरीर है और जब शरीर है तो ये स्वतंत्रता बाधित हो गई। इसलिए हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी अधिकार आपको दिया गया। इस तरह से तमाम अधिकार आपको मिले हैं। ध्यान दिया जाए अनुच्छेद 21 में एक संशोधन किया गया और वो संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में और इसके तहत अनुच्छेद 21A को एक नया आर्टिकल आया A 21 का A और इसे जोड़ा गया और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनका क्या दिया गया? अधिकार दिया गया।
इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा क्या है, मौलिक अधिकार है बच्चों का, ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान दिया जाएगा। तो अगला है अनुच्छेद 22, और अनुच्छेद 22 इस स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है, और ये कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण। मित्रों, पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, लेकिन उसमें भी आपको संरक्षण है। कैसा संरक्षण है? अनुच्छेद 22 क्या बताता है, थोड़ा समझिए। अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करने से पहले कारण बताइए कि किस कारण उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं। कारण बताना क्या है, अनिवार्य है। दूसरा कहता है कि उस व्यक्ति को आपने यदि गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायालय में उपस्थित करिए। लेकिन इस 24 घंटे में आने जाने का समय छोड़कर छुट्टी यदि पड़ता है तो उसे भी निकालकर आप 24 घंटा जोड़ेंगे। तो 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में उपस्थित करने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 22 में। और तीसरा कहता है, क्या कहता है? तीसरा कहता है कि वह व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है यदि निकटतम न्यायालय में उपस्थित हो रहा है तो वह अपने मनपसंद वकील के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से क्या करेगा, वो अपना स्वतंत्रता यानी अपनी जमानत करा सकता है। ये उसे अधिकार दिया गया है। मित्रों, हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में समानता का अधिकार पढ़े थे, और आज इस वीडियो में हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं। मित्रों, ध्यान दिया जाए, इस लॉकडाउन की स्थिति में आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से, समर्पित कोचिंग YouTube चैनल का नाम है, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके बीच उपस्थित होके आपको जीएस में जो भी समस्याएं होती आ रही हैं उसे दूर करने का प्रयास हम करते रहेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। मित्रों, फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे कमेंट भी करिए, और यदि कोई कमी नजर आती है उसे भी बताइए। एक कमी आपको नजर आएगी, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, मोबाइल मजबूरी में आपको पढ़ाया जा रहा है मोबाइल से, क्योंकि इससे आंखें कमजोर होती है। आप मोबाइल लगातार यदि 10 घंटा 5 घंटा देख रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, आंखों से आंसू आने लगेगा, आंखें कमजोर होंगी। अरे आज नहीं तो 1 महीने के बाद लॉकडाउन खुलेगा, फिर हम लोग ऑफलाइन की दुनिया में, जैसे हम लोग इस पेरियागंज प्रयागराज में एक अच्छा अपना मिसाल कायम किए थे। तमाम बच्चों ने, चाहे यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, यूपीपी हो, पीसीएस हो, और तमाम वनडे एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में बच्चों ने शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया है। और ये स्नेह आपका बना रहे, हमारा उत्साह इसी तरह बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।